हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 10 जीके टाइप के प्रश्न को देखेंगे जो कि इतिहास से, भूगोल से और अन्य विषयों से संबंधित हैं, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी, सीएचएसएल इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी हैं। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें से है, बौद्ध धर्म का नया संप्रदाय जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद के दौरान अस्तित्व में आया? तो बौद्ध धर्म का नया संप्रदाय जिसे महायान बौद्ध धर्म कहा जाता है, किसके अस्तित्व में आया? तो ये चौथी, कश्मीर में बुलाई गई चौथी बौद्ध परिषद में जो है महायान अस्तित्व में आया था। चारों जो बौद्ध परिषद हुए थे उसको देख लें कहाँ पर हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई। तो पहली बौद्ध परिषद कब आयोजित की गई? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद। कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में बुलाई गई थी। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में किया गया था और मोगलिपुत्र तिस्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी मोगलिपुत्र तिस्सा ने। और किसने बुलाया था इसको? तो अशोक ने के संरक्षण में बुलाया गया था पाटलिपुत्र में। त्रिपिटक का अंतिम संस्करण इस परिषद में पूरा हुआ था। चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में बुलाई गई थी और कनिष्क द्वारा वसुमित्र की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। तो चौथी बौद्ध परिषद कश्मीर में किसने बुलाई थी? कनिष्क ने बुलाई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। इस परिषद में अश्वघोष ने भाग लिया था। तो अश्वघोष ने कौन सी बौद्ध परिषद में भाग लिया? तो चौथी बौद्ध परिषद में भाग लिया था। महायान बौद्ध धर्म नामक बौद्ध धर्म का नया स्कूल इस परिषद के दौरान अस्तित्व में आया था। तो फिर से एक बार रिवीजन। पहला बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राजगृह। दूसरा वाला कहाँ आयोजित किया गया? वैशाली। तीसरा वाला पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के अंदर में आयोजित किया गया था। पहले बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तीसरे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा अध्ययन है, तीसरा लेके मोगलिपुत्र ने की थी और तीसरे वाले जो चौथा बौद्ध परिषद होता उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा, कश्मीर में बुलाई गई चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म एक नए संप्रदाय बौद्धयान में, महायान में बढ़ चुका था। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुंतखब उल तवारीख का लेखक है? मुंतखब उल तवारीख का लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं बदायूनी। उन्होंने लिखा था क्या? मुंतखब उल तवारीख लिखा था। मुंतखब उल तवारीख भारत में सुबुक्तगीन से 1595 तक मुसलमानों तक का एक सामान्य इतिहास है। तो 1595 तक का इतिहास है ये। मुंतखब उल तवारीख कब से कब तक है? तो सुबुक्तगीन से लेकर के 1595 तक का मुसलमानों का एक सामान्य इतिहास है। बदायूनी ने मुंतखब उल तवारीख लिखा है। तुर्क में तुझके बाबरी, बाबर की स्मृतियाँ और हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई हैं। तो गुलबदन बेगम ने दो पुस्तक लिखी हैं, एक है तुझके बाबरी और दूसरा है हुमायूं की जीवनी। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी जो है उसको लिखा है अबुल फजल ने। तुझके बाबरी और हुमायूं की जीवनी लिखा है गुलबदन बेगम ने और मुंतखब उल तवारीख जो है उसको लिखा है बदायूनी ने। तीसरा प्रश्न, पिएट्रा ड्यूरा क्या है? तो ये सजावटी कला का एक तकनीक है। इसमें क्या होता है? पिएट्रा ड्यूरा एक सजावटी कला है जो तस्वीर बनाने के लिए अत्यधिक चिकने रंगीन पत्थरों को काटकर और व्यवस्थित करके उपयोग की जाने वाली एक कलमकारी तकनीक है। यह तकनीक अधिकतर हिंद इस्लामिक वास्तुकला के निर्माण में उपयोग की जाती है। अत्यधिक उपयोग होने वाली अन्य सजावटी शैली कौन सी हैं? अरबस्क, अक्षरांकन, नक्काशी, ये कुछ अन्य शैलियाँ भी प्रचलित थीं मुगलों के समय में। तो इस प्रकार से पिएट्रा ड्यूरा क्या है? तो ये एक सजावटी कला तकनीक है। पत्थर के काट करके, जैसे मान लीजिए कि एक फर्श है, फर्श पे
इतना टुकड़ा हम काट कर निकाल दिए, ये कलर वाइट है, इतना टुकड़ा काट करके निकाल दिए, और फिर वहाँ पे हमने ब्लैक कलर का पत्थर जो है फिट कर दिया। फिर इधर से जो है मान लीजिए कि ये ऐसे करके इतना पार्ट काट करके निकाल दिए फर्श का, यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का जो पत्थर है उसको फिट कर दिया। तो इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है, एक सजावटी कला तकनीक है ये, जिसको बोलते हैं पिएट्रा ड्यूरा। चौथा प्रश्न, सुधारक अखबार का संस्थापक कौन था? सुधारक अखबार का संस्थापक कौन था? तो इनके संस्थापक थे गोपाल गणेश अगरकर। इसकी व्याख्या है, बीजी तिलक ने 1881 में मराठी अखबार केसरी की स्थापना की थी। तो जो तिलक जी हैं उन्होंने केसरी मराठी अखबार छपवाई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1862 में इंडियन मिरर को जो है वो छपवाते थे। गोपाल गणेश अगरकर 1888 में समाचार पत्र सुधारक की स्थापना की थी। फिरोज शाह मेहता ने 1910 में अंग्रेजी भाषा के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की। तो फिर से बीजी तिलक ने केसरी छपवाई, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर, गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भू निर्माण के पदार्थ विभिन्न परतों में अलग हो गए? तो इसका सही आंसर है विभेदन की प्रक्रिया से अलग हो गए। व्याख्या इसकी, विभेदन क्या होता है? विभेदन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भू निर्माण के पदार्थ विभिन्न परतों में अलग हो गए, अतः विकल्प ए सही है। तो विभेदन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भू निर्माण के पदार्थ विभिन्न परतों में अलग हो गए। वह प्रक्रिया, अब देखिए इसमें बता रहा है गैसीकरण क्या है, विगैसीकरण क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गैसों को अंदर से बाहर निकाला जाता है, तो वो है विगैसीकरण। यानी कि गैसीकरण वो है कि जब हम कोई गैस को सिलेंडर में भरते हैं, विगैसीकरण वो है कि सिलेंडर से जब कोई गैस हम निकालते हैं। तो ऐसे ही समझ लो, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से गैसों को अंदर से बाहर निकाला जाता है उसे विगैसीकरण कहते हैं। फिर भूपर्पटीय रचना स्थल मंडलीय गतिविधियों से संबंधित है, और घनीकरण का तात्पर्य द्रव में छोटे स्थिर ठोस कणों के निर्माण से है। यानी द्रव में जो छोटे छोटे कण हैं, ठोस कण हैं, उनका निर्माण जब होता है तो उसको बोलते हैं घनीकरण। प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवात का खतरा कम क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर है, गर्म महासागरीय चक्रवाती विक्षोभ का कारण बनती हैं जो भारत के पूर्वी तट से टकराता है। हिंद महासागर के ऊष्मीकरण के कारण हाल के वर्षों में अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो अरब सागर में चक्रवात में वृद्धि हुई है, इसका कारण है हिंद महासागर का ऊष्मीकरण। ऐसा इसमें कह रहा था पहले विकल्प में, उदाहरण लुबान वायु आदि, इसलिए ए गलत है। तो ए वाला गलत है क्योंकि अरब सागर में जो है ज़्यादा आता है। इसका सही आंसर क्या है? गर्म महासागरीय धाराएं चक्रवाती विक्षोभ का कारण बनती हैं जो भारत के पूर्वी तट से टकराती हैं। अल नीनो मोडी की मध्य प्रशांत ऊष्मीकरण की एक विषम स्थिति है। यह अरब सागर पर गर्म मौसम की स्थिति के अभिसरण का कारण बनता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में चक्रवाती प्रवृत्ति बढ़ जाती है। गर्म महासागरीय धाराएं महाद्वीपों, जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो महाद्वीप में जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में मौजूद हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से परे चक्रवाती विक्षोभ के गठन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती हैं। इसलिए विकल्प से सही है। बंगाल की खाड़ी प्रशांत में टाइफून से प्रभावित होती है जो चक्रवातों को बढ़ाता है। हालांकि यह अरब सागर में चक्रवातों का खतरा कम होने का प्रमुख कारण नहीं है। तो इसलिए सही व्याख्या इसकी हो जाएगी ये वाला, ये इसकी सही व्याख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है गोवा में जो शहरी जनसंख्या है उनका प्रतिशत अधिक है। फिर 8वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल के दिन, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 73वां और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो अधिनियम बना 73वां वाला 1992 में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देश भर में यह दिन 24 अप्रैल 2010 से मनाया जाता है। यानी पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा कब से हुई है? तो 24 अप्रैल 2010 से। फिर 9वां प्रश्न जो कि MPPSC 2015 में पूछा गया था, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया जाता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। छुआछूत को समाप्त करना, संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत की प्रथा को समाप्त करता है। छुआछूत की प्रथा एक अपराध है और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा दंडनीय है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में जो है कुछ स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में भी जो है कह लें कि स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22 तक प्रोवाइड किया जाता है। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय महत्व के मामले में केंद्रीय संसद को राज्य के विषयों के तहत कानून बनाने की शक्तियां देने की बात करता है? जो अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 विषय हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें से तीनों सूचियों पे अपने अपने बनाती हैं। केंद्र सूची पे केवल केंद्र बनाता है, राज्य सूची पे केवल राज्य बनाता है, समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें बना सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की द्वारा बनाए गए कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र सरकार के पास होती हैं। कई बार कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि केंद्र जो संसद है वो राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब केंद्र सरकार मतलब किस अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था की गई है कि संसद जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं तो राज्य के विषय में लिखा गया है तो उस पर भी कानून बना सकें? तो अनुच्छेद 249 इसका सही विकल्प हो जाएगा। व्याख्या इसकी, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद तो राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 में ये बात कही गई है। अब आज का एक प्रश्न है, आप इसको बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है। एक और प्रश्न कि नेपाल की राजधानी क्या है, इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।